तो भाई अच्छा मैं इंडिया गया पिछले कुछ दिनों से इंडिया में था। आई वाज़ इन दिल्ली से शुरुआत किया और दिल्ली से शुरुआत करते-करते जो है वो पहले हम आगरा गए, आगरा से फिर राजकोट, राजकोट से विया बॉम्बे वी वेंट टू गोवा, गोवा में 2 दिन के बाद जो है वो एंडेड अप इन बॉम्बे और फिर बॉम्बे से दुबई हम रवाना हो गए थे और उसके बाद कराची गए। तो अच्छा भाई एक सवाल आया, एनी सजेशन फॉर वर्किंग मिडिल क्लास इन पाकिस्तान? भाई ये कन्वर्सेशन मिडिल क्लास की नहीं है, दिस कन्वर्सेशन इज़ अबाउट माय ट्रिप टू इंडिया एंड व्हाट आई सॉ, तो उसके बारे में बाद में करेंगे बट एनी क्वेश्चंस एज़ आई टॉक प्लीज़ कीप देम कमिंग। तो अच्छा, दिल्ली से आगरा जब हम गए, तो पहले तो आप जब दिल्ली में आते हैं तो डायरेक्टली जो है उस वक़्त मौसम भी बड़ा अच्छा था, फ़रवरी का महीना था। तो पहले तो जी-20 की साइंस जो है वो हर जगह इंडिया में आपको नज़र आती हैं। चाहे आप दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचे, वहाँ से शुरू होते-होते राजकोट के अंदर भी, ताजमहल के पीछे भी हर जगह जो है वो जी-20। तो मुझे तो पहले कोई इंडियन बताए कि भई ये अम क्या कहते हैं, जी-20 के स्टिकर्स और पैम्फलेट्स वगैरह का ठेका किसको मिला? उसने बड़े अच्छे पैसे बनाए जिसको भी मिला। बट एनीवेज़ दैट्स दिस बिसाइड्स द पॉइंट। Um, the infrastructure, I think that was a big और मैं दिल्ली पहले जा चुका हूँ, तो ऑब्वियसली दिल्ली में यू सी इट कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, डेवलपमेंट है। बट वन थिंग जो मैं पाकिस्तानी ऑडियंसेस को काफ़ी बताता हूँ कि वुमेन वर्कफोर्स की मैं बात करता हूँ पड़ोस पे काफ़ी, कि ख़वातीन जब तक वर्कफ़ोर्स में ना नहीं होंगी, मर्दों के साथ काम नहीं करेंगी, तो यू आर नॉट गोइंग टू डेवलप, योर डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी स्टंटेड। एंड इन इंडिया यू सी मोर इंक्लूजन, एंड यू सी मोर इंक्लूजन इन द सेंस के अगर आप दिल्ली में भी, बल्कि मैं राजकोट में भी या बॉम्बे में भी या गोवा में भी आप अगर सड़क पे गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और वहाँ पे कोई काम चल रहा है कि फुटपाथ पे पेंटिंग हो रही है या कोई कंस्ट्रक्शन का छोटा-मोटा काम हो रहा है, तो आपको वहाँ 3-4 मर्द अगर नज़र आएँगे, तो उन 3-4 मर्दों में एक औरत भी नज़र आएगी जो या तो सीमेंट मिक्स कर रही है या शी इज़ लेइंग डाउन ब्रिक्स और शी इज़ पेंटिंग समथिंग। बॉम्बे में आपको ट्रैफिक वार्डन्स वुमेन नज़र आएँगी काफ़ी सारी। इसी तरह राजकोट में जो कि क्या कहते हैं, इट्स थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट, जो इंडियंस हैं वो करेक्ट कर दें, थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन गुजरात। वहाँ आपको म्यूरल्स नज़र आएँगे टू एजुकेट वुमेन, टू एम्पावर वुमेन, यू विल सी वुमेन ऑल ओवर इन इंडिया ड्राइविंग स्कूटर्स। तो वो आपको एक तरह से नज़र आता है एज़ एज़ समबडी हू इज़ ग्रोन अप इन पाकिस्तान, as a big contrast compared to Pakistan is how many women are part of the workforce. In fact, जब हम बॉम्बे में थे, तो एक चीज़ जो देखने को मिली इन पर्टिकुलर वो थी कि जब आप शॉपिंग करने बुटीक्स में या लोकल स्टोर्स में या दर्जियों के पास देखते थे दुकान में, तो आपको वहाँ औरतें काम करते हुए नज़र आती थी। इन कंपैरिजन इफ़ यू गो टू ज़ैनब मार्केट इन कराची फॉर एग्ज़ाम्पल, तो और मैं कराची इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बॉम्बे लार्जेस्ट सिटी, कराची लार्जेस्ट सिटी, मोर डाइवर्स, मोर डेवलप्ड इन इन सेंस, मोर ओपन इन दैट सेंस। आपको कराची में भी इतनी ख़वातीन काम करते हुए नज़र नहीं आएँगी, तो यू विल सी दैट डिफरेंस ओवर देयर। अच्छा, तो अब दिल्ली के अंदर वहाँ से ताजमहल जाने का जो रास्ता था, इट्स पार्ट ऑफ द यमुना हाईवे एक्सप्रेसवे। तो एक्सप्रेसवे में मैंने बड़ी अच्छी चीज़ नोटिस की, वो ये थी कि हम जब जा रहे थे तो मेरा जो ड्राइवर था, ही वाज़ क्वाइट अपसेट। एक दफ़ा टोल पे रोका, दूसरी दफ़ा रोका, तो कैश कैश दे रहा था और उसका जो ईज़ी टैग था, फास्ट टैग कहते हैं उसको इंडिया में, मेरे ख़्याल में, वो नहीं चल रहा था। तो ही गॉट वेरी अपसेट। तो मैंने उससे तीसरी दफ़ा पूछा, भाई इतना मतलब ठीक है कैश पे थोड़ा और रुकना है, थोड़े चेंज के लिए जल्दी तो हमें नहीं है, तो क्यों तुम इतना गुस्सा हो रहे हो? उसने कहा सर गुस्सा इसलिए हो रहा हूँ कि जो कैश है उसका टोल इज़ 2x दैट ऑफ डिजिटल पेमेंट। तो मैंने लगाया हुआ है कार्ड, उस पे वो लोड करना था, उसने लोड नहीं किया सुबह। तो वो लोड, क्योंकि इसके साथ जो काम करता है शख्स, उसने लोड नहीं किया, तो उसको खुशी नहीं हो रही थी कि मैं क्यों 2x दूँ। तो all of the highways, and I found out in India, have been digitized in that sense कि it's mandatory to have fast tags in your car, और आपकी गाड़ी में अगर फास्ट टैग नहीं है तो यू पे 2x। तो ठीक है, आगे गए, ताजमहल पहुँचे।
अब ताजमहल जब पहुँचे आगरा के अंदर, तो पहली बात तो ये भाई, आगरा के अगर कोई लोग सुन रहे हैं, तो भाई आप लोग गाड़ी वैसे ही चलाते हैं जैसे कराची में लोग पागलों की तरह गाड़ी चलाते हैं। एक कोई वन वे से आ रहा है, कोई दूसरे वन वे से आ रहा है। कोई मतलब हॉर्न बजा के साइड से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला गलत ओवरटेक कर रहा है। ऐसे लग रहा था कि भाई कराची में ही चला रहे हैं। दिल्ली में फिर भी बिकॉज़ देयर इज़ मोर ट्रैफिक, थोड़े रूल्स ज़्यादा फ़ॉलो किए जाते हैं, तो इट वाज़न्ट एज़ बैड। मतलब ट्रैफिक वही, हम चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, देसी चलाते गाड़ी एक ही तरह की हैं। ह्यूस्टन में भी अब तो ऐसा हो गया है, जब मैं लास्ट टाइम गया था। तो आगरा में वाज़ वेरी सिमिलर टू कराची इन द क्या कहते हैं, ट्रैफ़िक चलाने वाला। और हाँ, हॉर्न तो बजते रहते हैं, जैसे बंसल भाई ने यहाँ कहा कि भई हॉर्न तो कम्युनिकेशन का तरीका है कि 3-4 तरह के अलग-अलग हॉर्न बजते हैं। लेकिन जब ताजमहल पहुँचे, तो पहले तो वहाँ उसका जो एरिया था, इट वाज़ वेरी वेल ऑर्गनाइज़्ड कि आपका एक पार्किंग लॉट है, आप उससे आगे गाड़ी जा नहीं सकती, आपने उतरना है। वहाँ से एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो आपको आगे ले जा सकती है, 20 इंडियन रुपए देके, या आप पैदल जाएँ। तो वहाँ मुझे एक गाइड मिला, तो पहले मैं सोच रहा था यार गाइड जो है वो चूना लगाएगा या कुछ ना कुछ होगा, तो फिर उसने मुझे अपना क्यूआर कोड दिखाया, उसने कहा नहीं हमारा ये रेट है और आपके साथ मैं चलूँगा, आपको दिखाऊँगा और इट्स अ लेजिट ऑर्गनाइज़्ड थिंग। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, चलते हैं आगरा ताजमहल देखने। तो उसने कहा आपके पास ई-टिकट है? मैंने कहा नहीं भाई ई-टिकट नहीं है, कैश है और कैश देके चलेंगे। उसने कहा भाई कैश की लाइन में क्या लगोगे, यहाँ आओ मैं तुम्हें वेंडर के पास लेके जाता हूँ, तुम्हें ई-टिकट करा देता है। तो वहाँ एक छोटा-सा स्टॉल था, जैसे पाकिस्तान में या कहीं भी साउथ एशिया के मुल्क में आप अगर कोर्ट के पास जाएँ तो आपको फॉर्म लिखने वाले लोग मिलते हैं। तो वैसे एक बंदे ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था, 3-4 उसके पास फ़ोन पड़े हुए थे और क्यूआर कोड्स थे। तो उसने कहा अच्छा टिकट चाहिए इतने की होगी। उसने अपना फ़ोन खोला, मेरी डिटेल्स डाली, मेरी वाइफ़ की डिटेल्स डाली और फिर कहता है कि अच्छा भाई इतने पैसे हो गए। तो मैंने उसको कैश दिया, उसने डिजिटल पेमेंट करके जो है वो टिकट खरीदी और फिर मुझे कहता है अपना व्हाट्सएप नंबर दो, तो उसने मुझे अब मेरी टिकट जो है वो व्हाट्सएप पे ई-टिकट भेज दी क्यूआर कोड के साथ। तो हम आगे गए लाइन में, सारे सिक्योरिटी जो चेक्स थे वहाँ पे, क्यूआर स्कैनर्स थे, उन सब ने मेरा स्कैन किया, वाइफ़ की टिकट स्कैन की और हमारा जो गाइड था उसका क्यूआर कोड स्कैन किया ताकि रिकॉर्ड में आ जाए कि भाई इसकी दिहाड़ी आज लग चुकी है। टूर किया, टूर बड़ा ज़बरदस्त, आई मीन इट्स यू थिंक के ताजमहल तस्वीरों में देखने का होता है, अच्छा भाई कोई चीज़ें होती हैं तस्वीरों में अच्छी लगती हैं, एक्चुअल में आप थोड़ा-सा डिसअपॉइंट होते हैं कि यार ठीक है देख लिया, चलो अच्छा है, चेकलिस्ट हो गया, बट इट रियली इज़ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और उसकी ऑर्गनाइज़ेशन जहाँ वो की हुई है, जो क्लीनलीनेस है, जो मेंटेनेंस है, यू कैन एक्चुअली सी दैट इट्स बीन टेकन केयर ऑफ क्वाइट वेल। तो वो टूर करके जब हम पीछे जो बाज़ार है ताजमहल की, वहाँ गए तो उन्होंने कहा भई यहाँ आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, आपने कोई सोवेनिर्स लेने हैं तो आप वो खरीद सकते हैं। तो वी वेंट देयर एंड आई किड यू नॉट, हर लोकेशन जो थी वहाँ पे 2 चीज़ें स्टूड आउट टू मी इन आगरा, इन दिल्ली, इन एक्चुअली द होल ट्रिप एज़ अ पाकिस्तानी हू ट्रैवल्स टू पाकिस्तान क्वाइट ऑफ्टन। और ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं, क्योंकि किसी ने अभी कमेंट भी किया था कि टैक्स सिस्टम बड़ा प्रोग्रेस कर रहा है, बिल्कुल। तो हर जगह आपको हर बैनर पे अगर दुकान है तो उसका जीएसटी नंबर नज़र आएगा। हमने जहाँ से खरीदारी की वहाँ ज्वेलरी स्टोर तक पे उसने आपको प्रॉपर पर्ची दी, उस पे जीएसटी नंबर लिखा हुआ था, रिसीट कट हुई, डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट हुई, कार्ड, क्यूआर कोड, फ़ोनपे, जीपे, व्हाटएवर यू हैव, यूपीआई, वो एक्सेप्ट होता है और ट्रांसपेरेंटली जो है ट्रांज़ैक्शन की जाती है। व्हिच अगेन छोटी-सी बात सुनने में लगती है, लेकिन ठीक है, अगर वो दुकान वाला जो है ऑन एवरेज सपोज़ कर लें 50% भी अंडर इनवॉइसिंग कर रहा है, तो 50% वो फिर भी सरकार को टैक्स दे रहा है। और अभी आजकल जो पाकिस्तान में हाल है, हम सब देख रहे हैं कि टैक्स का कलेक्शन है ही नहीं और मुल्क में पैसे नहीं है, डेफ़िसिट पे डेफ़िसिट, कर्ज़ों पे कर्ज़े, और आप ट्रेडर्स पे टैक्स लगाने की बात करें तो हड़तालें हो जाती हैं। तो इन इंडिया यू सॉ एक्चुअली कि सरकार जो है और जो टैक्समैन है उससे लोग वाक़ई में डरते हैं। और आपने जो है वो कंप्लाई करना है टैक्स के साथ। और हुकूमत को इंडियंस कहते हैं कि भई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त नहीं दिया जाता है जितना हम टैक्स देते हैं। मेरे काफ़ी दोस्तों ने ये कहा, लेकिन मैं उनसे यही कह रहा था कि भई फिर आप ज़रा इस तरफ आ जाएँ, कभी आपको हम घुमाएँगे अपना मुल्क तो आपको नज़र आ जाएगा कि क्या होता है जब सरकार काम नहीं करती बिल्कुल भी। तो यू सॉ दैट एज़ वेल।
in Agra even at that time. एक और चीज़ जो ये डिजिटल पेमेंट्स की जो एक्सेप्टेंस थी, यू ट्रूली सॉ दैट डिजिटाइजेशन अक्रॉस इंडिया। बॉम्बे की मैंने कुछ तस्वीरें भी ट्विटर पे लगाई थी कि मोची के पास क्यूआर कोड था, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, नींबू पानी वाले के पास क्यूआर कोड था, कचौरी वाले के पास क्यूआर कोड था। इनफैक्ट गुजरात में वी वेंट ऑल द वे डाउन टू अ विलेज ऑफ 3000 पीपल, इसमें मैं बात करता हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन वहाँ भी लोग डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करते थे। वहाँ भी 4G LTE कनेक्शन थी। गाँव में गोबर जला के फ्यूल इस्तेमाल होता था। LPG सिलेंडर्स भी थे, बट पीपल स्टिल यूज्ड काऊ डंग। यू कुड सी इट इन द विलेज व्हेन आई वाज वॉकिंग, बट डिजिटल पेमेंट्स थी। एंड सो यू दैट डिजिटाइजेशन जिसके बारे में हम न्यूज़ में सुनते हैं एज अ रेवोल्यूशन, इट ट्रूली इज़ विजिबल फ्रंट एंड सेंटर in that sense. और हर जगह आपको क्यूआर कोड्स नज़र आते हैं और एक्सेप्टेबिलिटी है डिजिटल पेमेंट्स की। इनफैक्ट गोवा में एक बड़ा फ़नी सा सीन हुआ। हम बीच पे चल रहे थे तो एवरी हर बेसिकली बीच पे आपको शैक्स मिलेंगे जहाँ पे आप बैठ के जो है वो चिल कर सकते हैं बीच पे, थोड़ा खाना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो मैं उस वक़्त आई हैड फॉरगॉटन सम एक्स्ट्रा कैश, लेकिन मेरे पास मेरा क्रेडिट कार्ड था, तो मैं एक शैक पे गया। मैंने उसको कहा, "भई आप कार्ड तो लेते हैं ना इससे पहले कि मैं ऑर्डर करूँ और फिर पता चले कि भाई कैश नहीं है और अब बर्तन धोने पड़ रहे हैं।" तो वो बंदा मेरे ऊपर हँसा, उसने कहा, "भई अब तो गूगल पे सब चलता है, कोई मसला नहीं है, आप बैठ जाओ यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड मशीन है।" तो दैट डिजिटाइज़ेशन यू सॉ एंड इट्स अ सुपर पावर इन द सेंस के जब आप पेमेंट्स को डिजिटाइज़ कर देते हैं, तो एक तरह से ऑटोमैटिक कंप्लायंस हो जाती है, आपकी इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। इट मे नॉट बी फुल एंड इट्स नॉट लाइक इंडिया में कैश बिल्कुल खत्म हो गया, कैश इन सर्कुलेशन इज स्टिल देयर, इट्स ग्रोइंग। स्टैटिस्टिकली जो है डीमोनेटाइजेशन के पॉजिटिव्स कितने थे, उस पे बहुत बहस होती है इंडिया में। But by and large, you see digital payments everywhere, and that stood out in stark contrast. एक और चीज़ जो stands out in stark contrast as I was traveling in India also was airports पे the amount of air travel that has grown. बॉम्बे में फॉर एग्जांपल हम जब लैंड हो रहे थे फ्रॉम राजकोट एज अ लेओवर, तो द फ्लाइट गॉट डिलेड क्योंकि एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। राजकोट के छोटे से एयरपोर्ट में जहाँ मतलब एक गेट है और जो है क्या कहते हैं, एक गेट है और एक गेट के साथ-साथ जो है वो 2-2 3-3 फ्लाइटें चल रही हैं बैक टू बैक। तो वहाँ आई सॉ मोर फॉरेनर्स इन दैट एयरपोर्ट देन फ्रैंकली आई सी इन और आई सॉ इन कराची एयरपोर्ट दिस टाइम अराउंड। तो एक छोटा-सा शहर, 2 मिलियन लोगों का छोटा-सा एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट से होटल जाने का रास्ता, छोटा-सा रोड, 2-2 लेन ऑन ईच साइड, नथिंग फैंसी बट ऑप्टिमल यूज़, गुड यूज़, अ लॉट ऑफ इन इन इंटरेस्टिंग यूज़। और हाँ, अब वो कह रहे हैं कि राजकोट एयरपोर्ट इज़ नॉट फुली फंक्शनल, नया वाला नहीं खुला है, पुराना वाला अभी चल रहा है, नया वाला खुलने वाला है। एंड इन दैट सेंस यू सॉ के इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ फॉर द मैनी नॉट द फ्यू। उसका एक और एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ, यू कैन लुक इट अप ऑन योर गूगल मैप्स इन द ड्यूरिंग द डे। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में, आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सरीना होटल से इस्लामाबाद एयरपोर्ट का रास्ता डालें और किलोमीटर्स और टाइम कंपेयर करें, और इसी तरह डाउनटाउन दिल्ली से इस एयरपोर्ट का रास्ता डालें और किलोमीटर और टाइम कंपेयर करें, तो आपको नज़र आएगा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट इज़ फर्दर अवे बट द टाइम टू गेट देयर इज़ लेस, क्योंकि चौड़े-चौड़े रोड बनाए हुए हैं। अगेन किसके लिए हैं? जो अमीर हैं वो फ्लाई करते हैं उनके लिए। दिल्ली का एयरपोर्ट करीब है और उसका रोड छोटा है, लेकिन उस पे ट्रैफ़िक ज़्यादा है, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज़ किया गया है रोड इन दैट सेंस। तो यू यू सी दैट एज़ वेल कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है इंडिया में। बट द वे इट्स बीइंग बिल्ट इज़ नॉट कि हर जगह अंडरपास बना दो ताकि जो डीएचए वाला है वो जल्दी अपनी ऑफ़िस पहुँचे और ऑफ़िस से वापस आ जाए। इट्स फॉर द मैनी नॉट द फ्यू। दैट स्टूड आउट एज़ वेल। अनदर थिंग फॉर एग्ज़ाम्पल that you saw in Bombay infrastructure की बात करते हुए, कि I think 8 to 10 new metro lines are being built in Bombay. And if you go through the main city to go from point A to B, you have to go through a lot of traffic. And again, underpasses नहीं हैं, छोटे रोड हैं, आपको वहाँ लोग पैदल चलते हुए इसीलिए नज़र आते हैं, और मेट्रो इसीलिए फंक्शनल है क्योंकि again it's for the many not the few. And in Bombay you can actually walk in most places.
at least the places I went to, and I was primarily in the old parts of the city, South Bombay and stuff, because I was sightseeing. दूसरे जगहों पे जाने का मौका नहीं मिला, but again, my friend said कि, you know, it is more walkable as a city than many other cities in South Asia. तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बट अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है कि उसकी जो फंडिंग है, उसकी जो यूज़ है, उसकी जो ऑप्टिमाइज़ेशन है, वो आम शहरियों के लिए है, सिर्फ़ अमीरों के लिए नहीं। व्हिच अगेन स्टैंड्स आउट टू मी, एंड आई विल गिव यू द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम राजकोट। मैं जहाँ से हूँ या मेरे दादा और नाना जहाँ से हैं, द वन इज़ अ टाउन कॉल्ड बाटवा, जो कि साउथ ऑफ राजकोट है, साउथ ऑफ जूनागढ़ है। और उसके और नीचे साउथ में एक गाँव है गेट बगसरा, जो कि 3,000 या साढ़े 3,000 लोगों का गाँव है, लिटरली गाँव है। और उसके आप अगर 15-20 मिनट और नीचे ड्राइव करें साउथ में, तो आप पहुँच जाएँगे अरेबियन सी पे। मत बेसिकली आप खत्म हो गया गुजरात, एंड यू एंटर वाटर्स बेसिकली। In that whole drive, which is roughly 200 kilometers from Rajkot down all the way each way, we maybe hit 5 kilometers of bad road. लेकिन ये हाईवे नहीं थे, ये टू लेन मेटल रोड्स थे, जहाँ आपको मोटरसाइकिलें नज़र आएंगी, ट्रक्स नज़र आएंगे, एवरेज गाड़ियाँ नज़र आएंगी। चौड़ा रोड नहीं है, मोटरवे नहीं है, कर्जों चाइना के कर्जों से बनाया हुआ मोटरवे नहीं है, डॉलर के कर्जों से बनाया हुआ मोटरवे नहीं है, बट 2 लेन का मेटल रोड है, जिस पे हेवी ट्रैफ़िक है, जिस पे ख़वातीन आपको स्कूटर चलाती हुई नज़र आती हैं, जिस पे आपको कभी-कभार भैंस गाड़ी भी नज़र आ जाएगी अगर आप गाँव के इलाके में हैं। और बाकी रोड बहुत अच्छे हैं। तो ऑल द वे टू द अरेबियन सी फ्रॉम राजकोट, द इंफ्रास्ट्रक्चर was great, but again built in a way that was optimized for the people who live there. और मतलब ज़्यादा खर्चा उस पे नहीं हुआ हुआ था, ऑप्टिमल खर्चा हुआ हुआ था फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट हैपेंस ओवर देयर। उस गाँव में जब मैं बगसरा पहुँचा, तो छोटा-सा गाँव है, जैसे मैंने कहा कि काऊ डंग है वहाँ पे, इस्तेमाल होती है अभी भी। तो मुझे एक शख्स मिले, उन्होंने कहा मैं तुम्हें जो है टूर कराता हूँ, दिखाता हूँ गाँव की। उन्होंने पूछा कहाँ से हो? अच्छा, पहले टूर से पहले कहानी ये हुई कि मेरे अब्बा जो हैं वो जा चुके थे इस गाँव में, तो उन्होंने कहा था यहाँ पे एक मज़ार है, और उस मज़ार में जो है मेरे दादा के कुछ बच्चे जो फ़ौत हो गए थे 47 से पहले, वो दफ़न हैं, कुछ और लोग भी ख़ानदान के दफ़न हैं। तो उन्होंने कहा उसको वहाँ जाके तुम देखना, तुम कि देखो क्या मिलता है तुम्हें वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, वहाँ जब मैं पहुँचा, रोड से आते हुए तो गाँव का गेट नज़र आया। अब मेरे दिमाग में था छोटी-सी कोई मज़ार होगी। तो और मेरा ड्राइवर जो था वो खुद भी राजकोट से था, वो खुद यहाँ तक कभी नहीं आया था, और उसको पता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं किस वजह से आया हूँ, क्योंकि बाटवा पे मैं आता हूँ, बाटवा में हमने क्या किया। तो वहाँ जब बगसरे में हम पहुँचे, तो अंदर आ गए हम गाँव के, तो उसने गाड़ी रोकी और गुजराती में पूछा, एक आदमी चल रहा था, उसका नाम गोविंद भाई था, बाद में हमें पता चला कि भाई यहाँ मज़ार है। तो उसने कहा मज़ार तो पीछे है दरवाज़े पे, तुम्हें नज़र नहीं आई? तो हमने कहा नहीं नज़र आई। उसने कहा इतनी बड़ी बिल्डिंग है ग्रीन रंग की। तो हमने गाड़ी पीछे मोड़ने लगे, तो उसने कहा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, आओ मेरे साथ। तो ही पॉइंटेड अस इन द राइट डायरेक्शन। इस्माइल पीर की दरगाह उसे कहते हैं, इस्माइल पीर और ज्वाला पीर 2 दरगाहें वहाँ पे। अंदर गया तो कुछ लोग खाना खा रहे थे, और आई जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड। दरगाह देखी, दरगाह से ग्राउंड थोड़ा एक चक्कर लगा के वापस आया बाहर या दरवाजे की तरफ, तो देयर वाज अ हिंदू प्रीस्ट देयर। तो उसने पूछा कि आप क्या ऐसे ही घूम रहे हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा अंदर गए? मैंने कहा अंदर जा रहा हूँ अभी। तो उसने कहा कि यहाँ जो तुम्हें दुआ मांगनी है ना, वो या मन्नत माननी है, तो मांग लो। इसके इस्माइल पीर है इसका नाम, और इसकी जो है बड़ी ताकत है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अंदर से चक्कर मार के बाहर आया, तो मैंने उससे बात किया, स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन कि भाई कौन थे, क्या थे? तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो हैं क्या कहते हैं, ये 600-500 साल पुरानी इनकी कब्र है, और यहाँ सब आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मसीह भी आते हैं। जो है यहाँ गुजरात में इस इलाके में जिसको पता है इस दरगाह का, वो यहाँ आता है। अम, और साथ ही में मंदिर था। तो मैंने उनसे पूछा भाई यहाँ तो अब मैंने सुना है कोई, क्योंकि मैंने उनको कहा मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरे दादा इस गाँव से थे। मैंने कहा यहाँ तो अब कोई मुसलमान नहीं है, तो इसकी देखभाल कौन करता है?
तो जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ वो उसकी देखभाल करती है, पेंट, रिपेयर, ये वो। व्हिच वाज़ अ रियली ब्यूटीफुल थिंग टू सी कि एक श्राइन है मुसलमानों की, मुसलमान चले गए लेकिन वो श्राइन अभी तक वहाँ मौजूद है। और उसकी मैंने तस्वीर भी लगाई थी, उसकी अपकीप हुई हुई है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और वहाँ सब लोग आते हैं और अभी तक वहाँ के मज़ार पे चक्कर लगा के मन्नत मान के, जिसने मन्नत मानी होती है वो चले जाता है। फिर जब गाँव के अंदर गए तो गोविंद भाई वापस मिले, उन्होंने कहा मैं आपको टूर कराता हूँ कि यहाँ पे ये पुराने घर मेमनों के थे, ये पुराने घर खाली हो गए, फिर अब यहाँ जो लोग हैं गाँव के वो रहते हैं। तो जब हम चक्कर लगा रहे थे तो मुझे एक बड़ी-सी बिल्डिंग नज़र आई, तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये क्या है? ये कोई म्युनिसिपल ऑफ़िस है या कुछ है? तो उसने मुझे कहा नहीं ये स्कूल है और इस स्कूल में हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो एक 3000 लोगों के गाँव में एक बड़ी-सी स्कूल थी, अच्छी-सी पेंट हुई हुई, नाइसली केप्ट। और इट वाज़ ब्यूटीफुल टू सी दैट एज़ वेल कि एजुकेशन पे एम्फसिस है। ये मैंने राजकोट में भी देखा कि बिलख़ुसूस ख़वातीन बच्चियों की एजुकेशन पे बहुत इंसिस्टेंस थी, और वो नज़र आ रहा था पुश। इसी तरह बाटवा में जब मैं गया तो बाटवा इज़ अ बिगर टाउन। वहाँ पे आई वांटेड टू फाइंड द बर्थ सर्टिफिकेट्स ऑफ माय ग्रैंडपेरेंट्स। तो गया लोकल ऑफिस में, उनको कहा कि भाई मैं आया हूँ अमेरिका से, पाकिस्तानी हूँ, फाइलें देखनी हैं। तो दे ऑल हेल्प मी, नीचे गए वो बेसमेंट पे, वहाँ से एक बड़ा थप्पा पुरानी फाइलों का 1900 टू 1929 1930 तक वो लेके आए। तो उनको पहले लगा कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जो है वो क्या कहते हैं, आई वांट टू सी द रिकॉर्ड्स फॉर प्रॉपर्टी, कोई इशू के लिए मुझे कॉपी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसे ही आया हूँ, मेरे दादा और नाना की रजिस्ट्रेशन यहाँ हुई हुई थी, यहाँ पैदा हुए थे इस इलाके में, तो सिर्फ़ देखने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की। और फिर मेरे दादा का जब नाम पूछा तो मैंने कहा उनका नाम अब्दुल सत्तार ईदी था। तो वो बड़े वो हो गए ना, चौंक गए और अच्छी तरह से चौंक गए। उन्होंने कहा अच्छा तुम अब्दुल सत्तार ईदी वो वाले ईदी फाउंडेशन वाले? मैंने कहा नहीं, नहीं, साथ ही बड़े हुए थे, नाम भी सेम है लेकिन वो वाले अब्दुल सत्तार ईदी दूसरे हैं और मेरे दादा दूसरे अब्दुल सत्तार ईदी थे, बट आई नो वो हमारी कम्युनिटी से ही थे, मेमनों के ही कम्युनिटी से थे। तो उन्होंने बड़ा, दे रिमेंबर हिम स्टिल, एंड दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी एंड बिल्किस ईदी एंड दैट फाउंडेशन, कि आज तक उनको याद रखा जाता है बाटवा के अंदर, जहाँ मेमन अब इतने नहीं रहे, बट पीपल रिमेंबर हिम, सो दैट्स हिज कंट्रीब्यूशन टू दैट पार्ट। अम, तो वहाँ रिकॉर्ड नहीं मिला लेकिन लोगों ने बड़ी मदद की। वहाँ से आगे बाटवा में गए, द ओल्ड पार्ट ऑफ टाउन, वहाँ पुरानी जामा मस्जिद है, वहाँ गए, वहाँ पे रेनोवेशन हो रही थी मस्जिद की। तो वहाँ के इमाम से मिला, वहाँ जो लोग काम कर रहे थे उनसे मिला। 4000 वो कहते हैं यहाँ पे मेमनों के घर होते थे प्री पार्टीशन, और काफ़ी सारे अभी तक एज़ स्ट्रक्चर्स दे आर स्टिल देयर। देयर आर अबाउट अ डज़न ओल्ड मॉस्क्स इन दैट एरिया दैट आर स्टिल देयर। एंड अगेन some renovation work is being done, some are dilapidated, but overall a lot of that heritage still exists. तो ये था गुजरात। गुजरात से जो है वो क्या कहते हैं, हम गए गोवा। और गोवा अगेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, जीडीपी पर कैपिटा। लेकिन अगर आप गोवा के एयरपोर्ट से निकले, और ये मैंने अपने पाकिस्तानी दोस्तों को भी कहा था कि इफ़ यू आर अ अंकल फ्रॉम डीएचए एलीट क्लास के, और मैं आपको अगर लेके आऊँ गोवा, तो आप रोड पे निकलेंगे तो आप कहेंगे अबे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, गरीब सा इलाका है, छोटे-छोटे रोड हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, क्या है यहाँ पे, कोई डेवलपमेंट नहीं है। वेल, फॉर दोज़ ऑफ यू डोंट नो, गोवा अर्न्स अबाउट 11 to 13 बिलियन डॉलर्स अ ईयर इन एक्सपोर्ट अर्निंग्स फ्रॉम टूरिज्म अलोन। तो इट इज़ क्वाइट डेवलप्ड एज़ अ स्टेट, एवरीवन्स एजुकेटेड, सबका लेवल जो है वो एक तरह से ऊपर है। तो इट्स अ मोर इक्वल इन दैट सेंस देन व्हाट यू वुड सी, कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बड़े शोशा नहीं है, लेकिन एवरीबॉडी इज़ काइंड ऑफ लिविंग अ गुड हैप्पी लाइफ, एंड द डेवलपमेंट इज़ देयर, एंड यू कैन सी इट व्हेन you talk to the people that they're quite happy as citizens of that state. And again in Goa you saw the same thing ke nahi, I did not land at the new Goa airport, I landed at Dabolim. So you see there as well that there's a lot of development, a lot of progress, and you go around the place, and you see a lot of compliance with, again as I said, tax.
कि कबाड़ी की दुकान के पास से हम जा रहे थे, तो मैं रुका वहाँ, मैं तस्वीर ली उसकी, कि भाई ये पुराना फर्नीचर पॉलिश करके देता है, लेकिन उसकी साइन बोर्ड के कोने में जीएसटी नंबर लिखा हुआ था, और वहाँ भी जो है वो आपको पच्ची पक्की रसीद जो है वो अम, देंगे वहाँ पे जाके। तो अगेन एज़ अ पाकिस्तानी दैट वाज़ इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी। अम एंड बॉम्बे अगेन मेट्रोज बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, and there's a lot of development, and again a lot of people from Bombay will say, well, इतना ज़बरदस्त नहीं था, तुम बता रहे हो तुम साउथ बॉम्बे में थे, बाकी इलाकों में नहीं गए, ये वो। बाकी इलाकों से ड्राइव थ्रू करके गया, मरीन ड्राइव देखी, लेकिन मैं खुद भी कराची से हूँ, और मैं कराची के क्लिफ्टन वगैरह के इलाकों में ही बड़ा हुआ हूँ, तो आई काइंड ऑफ वाज कंपेयरिंग एंड हैव बीन कंपेयरिंग दैट, you know, the elite parts, even you see a lot more development, a lot better infrastructure, a lot better governance, a lot better rule observation, there in parts of Pakistan, and that's my vantage point, right? So maybe agar aap Bombay se hain, aapko lagta hoga bhai this is not enough, and by no means is enough. India is still a developing country, still an emerging market, a long way to go. But when you compare basic things, you see infrastructure, education, development, observance of tax rules, um, you see. And yes, I did go to Thalassa, which was great. We had dinner there. Badi zabardast acha sa view tha, or sunset was beautiful over there in Goa. But you see that, and I think that was the biggest takeaway for me, was there was an energy, and when you go from that energy to Karachi, where this was before आज की जो चीजें हुई हैं, उससे पहले मैं वहाँ था, तो आपको एक नजर आ रहा था डिस्पॉन्डेंसी, डिस्पेयर, कुछ नहीं चल रहा, पोलराइजेशन है, गवर्नेंस का फुकतान है। कराची वैसे ही एवरी टाइम आई गो इज मोर एंड मोर डेवास्टेटेड बिकॉज ऑफ द वे इट्स बीइंग रन। मैंने कुछ तस्वीरें मेवा शाह एरिया की भी लगाई थी कराची की। So, you saw that in India. And I think that was the biggest takeaway for why I think this is like, the optimism we see, and the investment coming into India we see. I think it makes sense when you go on the ground and you talk to people, and you see the work, and you see the idea that they have, that, they they want to progress, and they want to be part and be winners globally, which Pakistani youth also want to be, but एक system का issue है पाकिस्तान के अंदर, which we're seeing, play out at this very moment in time. आखिरी चीज कुछ लोगों ने पूछी थी कि भाई जब आप उनको बताते थे कि आप पाकिस्तानी हैं, तो क्या रिएक्शन होता था? एंड अगेन, समरी आई विल से कि रिएक्शन वही होगा जो कभी कोई इंडियन पाकिस्तान आएगा, और काफ़ी आते भी रहते हैं। मेरे कुछ दोस्त भी आ चुके हैं कि भाई आप मिलेंगे और आप कहेंगे कि आप इंडिया से हैं, तो लोग आपको कहेंगे आप घर आओ, हमारे चाय पियो, खाना खाओ हमारे साथ, पाकिस्तान के बारे में बताओ। आई विल गिव यू 2 इंटरैक्शंस दैट आई हैड विद रैंडम पीपल। एक था प्लेन पे कि यू नो हम मैं आई फॉरगेट व्हाट फ्लाइट आई वाज़ ऑन, बट मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए थे उनसे बात, वी स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन। तो वो जा रहे थे सोमनाथ, मैं जा रहा था राजकोट अपने दादा और नाना के अपने एंसेस्ट्रल होम्स में, वो जा रहे थे सोमनाथ मंदिर पिलग्रिमेज के लिए। तो बातचीत शुरू हुई, तो फिर उन्होंने कहा तुम्हारी जो हिंदी बोलने का तरीका है बड़ा, कहाँ से हो तुम? तो मैंने कहा मैं वैसे रहता अमेरिका में हूँ, बट ओरिजिनली हम पाकिस्तानी, तो मैं उर्दू हम बोलते हैं। तो उसने कहा अच्छा तुम पाकिस्तान से हो, तो क्यों जा रहे हो? तो बात चलती रही कि भाई दादा नाना वहाँ पैदा हुए थे, तो देखने के लिए जा रहे हैं। तो अगेन देयर वाज़ दिस कंसर्न, कंसर्न था कि अच्छा पाकिस्तान में हमने सुना है सैलाब आए थे पिछले साल, और न्यूज़ में मैंने देखा, तो बड़ा अफ़सोस होता है। तुम्हारे घर वाले ठीक हैं? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हैं। उसने कहा कि काश हमारे हालात बेहतर होते, तो इंडिया से भी लोग पाकिस्तान के लोगों की जो सैलाब आए उनकी मदद करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। फिर हमारी बात चलती रही, तो वही उन्होंने कहा कि वैसे तो हम कल्चरली, हिस्टोरिकली, लिंग्विस्टिकली एक ही हैं, and we've been sort of divided for various reasons, whether it's geopolitics, whether it's the tragedy of partition, whether it's all that has come between us over the last few decades. But at the individual level, even this random person I met, he was from somewhere in Uttar Pradesh, we sort of connected at a human level, right? And I think that was the consistent theme wherever you went, was that acha, you're from Pakistan, oh, like come on in, like have a conversation, and all of that.
No, I was not followed in India. None of that happened. So people were very friendly overall, and I think that's the final point I would like to make here is that um, overall, when you connect with people at a human level, when you see the humanity in each other, when you talk to them about their aspirations, your aspirations, how did you grow up, what kind of challenges you faced in a country like Pakistan, what kind of challenges they face in a country like India, 99% of the experience is the same. 99% of the aspirations and the ambitions are the same. 99% of the views on how things ought to be is the same. 99% of the societal connect, the cultural connect is the same. It's just that 1% that ends up dividing people from both countries, and that's a shame. And I think for a young country like Pakistan, मैं Pakistan और and India, मैं पाकिस्तान में ये बात काफ़ी कहता हूँ कि half of the country was not even born when the nuclear tests were conducted in 1998. Just think about that. So to be handicapped by the legacy of colonialism, by the legacy of partition, by the legacy of war, by the legacy of terrorism, by the legacy of disputes that remain unresolved. Um, it's a shame. And I think, again, as somebody who's 34, 35 years old, and many of you who are tuning in right now are young as well, that's the legacy we kind of have to get over if we're to sort of progress. Because, again, as I said, I traveled many parts of India, interacted with a lot of people, went all over. There's an energy, there's development, there's a hunger. There are things Pakistan can learn from the way India's developed. And then eventually, maybe one day, the political drama, the geopolitical drama will come to an end, and the countries will sort of have a more set of normal relations where people can go back and forth. ये बात मैंने अपने काफ़ी इंडियन दोस्तों को भी कही, पाकिस्तानी दोस्तों को भी कही कि भाई, my ancestral villages are in Indian Gujarat. My friends who I met in Delhi, their ancestral villages are in Pakistani Punjab. There are shrines that Pakistani Muslims would love to go to in Ajmer, in Nizamuddin Aulia, and all of that. In Ismail Pir, Bagasra ki jo shrine hai, a lot of Memans would love to go there. And there are temples in India where a lot of Indian Hindus would love to come, and Christians as well, and Muslims, because ये सारी चीज़ें fluid हैं. इस सब चीज़ों में जो है हिस्टोरिकली और अभी भी लोग जाते हैं. पाकिस्तान में टेम्पल्स हैं, पाकिस्तान में मज़ारें हैं जहाँ इंडियंस आना चाहेंगे. इंडिया में ऐसी साइट्स हैं हेरिटेज की, टेम्पल्स हैं, मज़ारें हैं जो पाकिस्तानी जाना चाहेंगे. So maybe we need more Kartarpur corridors to break that logjam. But again, I'll conclude with this: that there is an energy in India. There's on the ground development you see in India. There is growing inclusion, particularly of women in India. And there is this hunger in Indians that is, if this is not our moment and we don't take this moment, then shame on us. And Pakistan is going through a crisis. And as I say, crises are not permanent, they're temporary, they will get done. And the hunger in Pakistanis is the same as the hunger in the Indians. It's just their systems currently are working a lot better. And that was, in a way, good to see. As you know, you're from the subcontinent, you would want the 1.5-2 billion people that call the subcontinent home, all of them, to progress, to put better food on the table for their family, to digitize, to grow, to be part of a global community. And I think that was uh, good to see that hunger in India. So I'll stop there, and I hope you enjoyed this takeaway. I did a longer conversation on this with Shazad on his podcast, The Pakistan Experience. I think that'll be out in a few days. So check that out as well for more stuff, because we had a back and forth in terms of my experience there as well. But I figured I'd do this conversation because some of you had said, many of you had said that kaisa tha. So I hope that you found this helpful. But until next time, take care.